ये बात है जनवरी 2016 की। केनेथ एलियट और जोसेलिन नाम के ऑस्ट्रेलियाई दंपति रात को खाने के बाद आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। जोसेलिन ने दरवाजा खोला तो कुछ बंदूकधारी लोग घर के अंदर दाखिल हुए और दोनों को किडनैप कर अपने साथ ले गए। दोनों को आतंकी कैंप में रखा गया, यातनाएं दी गई। फिर किसी तरह 3 हफ्ते बाद जोसेलिन की रिहाई हो गई, लेकिन एलियट को पूरे 7 साल कैद में रखा गया। क्या था इनका दोष? दोनों का दोष ये था कि कुछ 5 दशक पहले दोनों बुर्किना फासो में एक अस्पताल चलाया करते थे। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक गरीब देश है। केनेथ एलियट और जोसेलिन ने गरीबों की सेवा के लिए अस्पताल खोला था। आम लोगों में दोनों काफ़ी मशहूर थे, लेकिन उनका ईसाई मिशनरी होना कुछ लोगों को खटक रहा था। ये कट्टरपंथी थे जो लगातार एलियट दंपति को निशाना बनाने की फिराक में रहते थे। कई दशकों बाद साल 2016 में उन्हें मौका मिला और ऑस्ट्रेलियाई दंपति को वो अगवा कर ले गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केनेथ एलियट को इसी साल मई में आतंकियों ने छोड़ा है, जिसके बाद केनेथ और जोसेलिन ने पहली बार आतंकी कैद के अपने अनुभव साझा किए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी, जहां आज हम आपको आतंकी संगठनों की गिरफ्त से मुक्त हुए लोगों की कहानियां सुनाएंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि अफ्रीका में आतंकी संगठन कैसे फल फूल रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। शुरुआत में कहानी के कैरेक्टर जान लीजिए। डॉक्टर केनेथ एलियट, उम्र 88 साल, उनकी पत्नी जोसेलिन, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। राजधानी पर्थ में रहा करते थे। धर्म ईसाई है। दोनों का धर्म में अटूट विश्वास है, पहले भी था और अब भी है। और इसी वजह से 1960-70 के दशक में दोनों ने अफ्रीका जाने का फैसला किया ताकि वहां पर मिशनरी का काम शुरू किया जा सके। आसान भाषा में इसे बताएं तो धर्म का प्रचार प्रसार करने वो लोग अफ्रीका पहुंचे। देश चुना बुर्किना फासो। वहां दूर सुदूर उत्तरी इलाके में जिबो नाम का एक शहर पड़ता है। उन्होंने वहां रहने का फैसला किया। जिबो में रहते हुए एलियट ने ये पाया कि इलाके में कुछ खास मेडिकल सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। चूंकि वो पेशे से खुद डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने एक मेडिकल क्लिनिक शुरू करने का वहां पर फैसला किया। इसमें उनकी पत्नी जोसेलिन ने पूरा साथ दिया। साल 1972 में क्लिनिक का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे आसपास के इलाके के मरीज भी वहां पर आने लगे। साल 2015 तक ये क्लिनिक 120 बिस्तरों वाला अस्पताल बन चुका था। इलाके में एकमात्र बड़ा अस्पताल था, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते थे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि दोनों ने कितना बड़ा काम कर दिखाया था। एलियट और जोसेलिन को ये लग रहा था कि उनका एक बड़ा सपना पूरा हो गया है। लेकिन फिर आया साल 2016 और ये सपना दुस्वप्न में बदल गया। कैसे? सब कुछ आपको बताते हैं। जनवरी 2016 की बात है। शाम का वक्त हो रहा था। एलियट और जोसेलिन रात का खाना खाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कुछ बंदूकधारी लोग घर के अंदर घुस गए और दोनों का अपहरण करके ले गए। ये बंदूकधारी लोग अलकायदा से जुड़े एक संगठन से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों को कुछ दिन कैंप में बंदी बनाकर रखा गया और जब ये बात मीडिया में आई तो बवाल मचा। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से बुर्किना फासो पर दबाव बढ़ा। तब के राष्ट्रपति मोहम्मदू इसोफो ने अपनी खुफिया एजेंसियों को काम पर लगाया। इन कोशिशों से जोसेलिन को 3 हफ्ते में ही रिहा करवा लिया गया, लेकिन एलियट अभी भी आतंकियों की कैद में थे। डॉक्टर एलियट को करीब 7 साल आतंकियों की कैद में रहना पड़ा। इसी साल मई के महीने में उनकी रिहाई हुई है। ये पता रहे कि रिहाई के वक्त डॉक्टर एलियट की उम्र 80 बरस हो चुकी थी। रिहाई के बाद दोनों पति पत्नी कैद के बारे में बोलने से बच रहे थे। उन्होंने कहीं भी अपना अनुभव साझा नहीं किया था, लेकिन 3 अगस्त को एक ईसाई सम्मेलन में दोनों ने पहली बार अपने अनुभव साझा किए। क्या बताया उन्होंने? सबसे पहले डॉक्टर एलियट का अनुभव। उन्होंने बताया कि कैद के दौरान एक वक्त ऐसा आ गया था कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मैं इतना बीमार पड़ गया था कि मैं चल भी नहीं पा रहा था, पर जैसे तैसे मुझे मेरे 7 बंद कैदियों से विटामिन सी की गोली मिल गई, जिससे किसी तरह मैं सरवाइव कर पाया और जिंदा बच पाया। मुझे कैद के दौरान बाइबल रखने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं बाइबल के केवल उन अंशों को बार बार पढ़ा करता था जो मुझे कंठस्थ थे। इससे मुझे ध्यान केंद्रित करने की ताकत मिलती थी और मैं इसे पढ़कर अपने साथ रहने वाले बंधकों के लिए भी दुआ करता था। सम्मेलन में एलियट की पत्नी जोसेलिन ने बताया कि शुरू के 3 हफ्ते मुझे एलियट के साथ रखा गया। मुझे लग रहा था कि वो हमें
गोली मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आतंकियों ने मेरे पति से मेडिकल वाला कोई भी काम नहीं करवाया, जबकि वो एक सर्जन रह चुके हैं। ये थी जोसेलिन और एलियट की कहानी, जो आतंकी संगठन के चंगुल से आज़ाद हो चुके हैं और अब एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मीडिया के अटेंशन से भी बचना चाहते हैं। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने नागरिकों से बुर्किना फासो ना जाने की सलाह दी है। पर एक सवाल यहाँ पर बाकी है कि क्या ये जोड़ा इकलौता है जो इन आतंकियों का शिकार बना? जवाब है नहीं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें आतंकी संगठन गिरफ्तार कर उनके देश की सरकारों के साथ नेगोशिएशन की कोशिश करते हैं, उनके बदले अपने संगठन के लोगों की रिहाई का मंसूबा पूरा करते हैं। ऐसे कैदियों का इस्तेमाल अपने हितों को साधने में किया जाता है, फिरौती की रकम वसूली जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन तो आतंकियों की फिरौती की रकम देने के एकदम खिलाफ हैं। वो हमेशा इस बात की मुखालफत करते हैं कि आतंकियों के साथ किसी भी तरह का नेगोशिएशन किया जाए। पर यहाँ पर एक केस है जिसमें अफ्रीका के ही आतंकी संगठन को बड़ी फिरौती दी गई थी। ये लगभग 35 करोड़ रुपए की फिरौती थी और इन लोगों की गिरफ्तारी अफ्रीका महाद्वीप के माली देश से हुई थी। वो केस भी आपको बताते हैं। तो ये साल 2011 की बात है। ब्रिटेन, स्वीडन और एक डच नागरिक माली घूमने गए, वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने, मौज करने गए हुए थे। इन नागरिकों के नाम थे जोहान गुस्ताफसन, जो स्वीडन से थे, सजाक रिश्के, जो नीदरलैंड से थे, और स्टीफन मैल्कम मैगाउन के पास ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका दोनों देशों की नागरिकता थी। ये लोग अलग अलग घूमते हुए टिम्बकटू पहुंचे। नवंबर 2011 की बात है, ठंड के दिन चल रहे थे। ये तीनों टिम्बकटू के एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां पर बंदूक लिए कुछ लोग घुस आए और 4 लोगों को बंदी बनाकर ले गए। बंदी बनाने वाले लोग अलकायदा इन इस्लामिक मगरेब से थे। ये गुट अलकायदा की उत्तरी अफ्रीकी शाखा की एक इकाई है। उत्तरी अफ्रीका में इस संगठन ने खूब आतंक बरपाया है। अफ्रीका के कई देशों पर हमले के आरोप इन पर लगे हैं। इनके करीबी संबंध अल शबाब नाम के आतंकी संगठन से भी बताए जाते हैं। अल शबाब भी अलकायदा से जुड़ा हुआ एक छोटा संगठन है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी अपने विषय पर लौटते हैं। जब ये आतंकी रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो बंदूकधारी लोगों को देख वहां पर भगदड़ मच गई। इसमें नीदरलैंड्स वाले रिश्के की पत्नी किसी तरह बचने में कामयाब रही। वो वहीं छिपकर बैठ गई। जिन लोगों को पकड़ा गया उसमें कहानी के 3 कैरेक्टर माने सजाक, जोहान और मैगाउन के अलावा एक जर्मन नागरिक भी शामिल था। चारों को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाकर एक ट्रक में चढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन जर्मन नागरिक ने ट्रक में चढ़ने से मना कर दिया। एक आतंकी ने उसे वहीं पर गोली मार दी। बाकी तीनों को बंदी बनाकर कैंप ले जाया गया। कई महीनों तक तीनों कैदियों का कुछ पता नहीं चला और फिर 8 महीने बाद नीदरलैंड्स वाले सजाक का एक वीडियो यूट्यूब पर दिखाई दिया। वो 12 जुलाई 2012 का दिन था। वीडियो में सजाक से बुलवाया गया कि उसे अलकायदा ने कैद कर लिया और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई, ना ही नेगोशिएशन की कोई बात ही आई। वीडियो आने के बाद 1 महीने तक सन्नाटा रहा, लेकिन अगले ही महीने माने अगस्त 2012 में अल जजीरा ने एक रिपोर्ट प्रसारित की। इसमें सजाक के साथ 2 दूसरे बंदियों को भी दिखाया गया और उन सभी के देशों से उनकी रिहाई के मसले के लिए अलकायदा से बात करने को कहा गया। लेकिन सरकारों की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जिससे काम यहाँ पर बन सके। इसलिए बात ठंडी पड़ती चली गई और फिर सितंबर 2013 में अपहरण के लगभग 2 साल बाद आतंकियों ने उन कैदियों का एक और वीडियो रिलीज किया। ये वीडियो उस वक्त पर जारी हुआ था जब अफ्रीका के कई इलाकों में फ्रांस आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था। आतंकियों की जब नहीं सुनी गई तब उन्होंने एक नई तरकीब आजमाई। चौथे वीडियो में उन्होंने कैदियों से कहलवाया कि हम यहाँ बहुत तकलीफ में हैं, हमें जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। ये वीडियो साल 2014 में रिलीज हुआ। इसके कुछ ही महीने बाद अप्रैल 2015 में फ्रांस आर्मी की स्पेशल यूनिट जो अफ्रीका में आतंकियों से लड़ाई कर रही थी, उसने नीदरलैंड्स वाले सजाक को बचा लिया। जून 2017 में स्वीडन वाले गुस्ताफसन को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वो अपने देश में रहने लगे। अब बचे दोहरी नागरिकता वाले मैगाउन, इनके पास ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका दोनों देशों की नागरिकता थी। जुलाई 2017 के आखिर में उनकी रिहाई भी हो गई। जब साउथ अफ्रीका की सरकार से मैगाउन की रिहाई पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिर कुछ समय बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट शाया हुई। अखबार ने दावा किया कि मैगाउन की रिहाई के लिए साउथ अफ्रीका की सरकार ने आतंकियों को $4.2 मिलियन यानी कि लगभग 35 करोड़ रुपए की फिरौती दी है। इस किडनैपिंग के पूरे चैप्टर को टिम्बकटू 3 नाम से जाना जाता है। ये हो गई अफ्रीका महाद्वीप के 2 देशों में हुई किडनैपिंग की घटनाएं। इन घटनाओं के पीछे कुछ आतंकी संगठनों का हाथ है। पिछले 1 दशक में अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे संगठनों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ये प्रभाव क्यों बढ़ा है और कौन है ये संगठन, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
पहला अल शबाब संगठन 2016 में बना था। इसका पूरा नाम हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन है। इसका संबंध अलकायदा से बताया जाता है। मकसद सोमालिया की सरकार को ख़त्म करके अपना शासन शुरू करना। अल शबाब का प्रभाव सोमालिया, इथियोपिया और केन्या में भी है और इसका जाल अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। अमेरिका ने 2008 में अल शबाब को आतंकी संगठन घोषित किया था। इससे निपटने के लिए सोमालिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी गई, लेकिन जनवरी 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी से उतरने वाले थे, उससे पहले ही उन्होंने सोमालिया से अमेरिकी सैनिकों को निकालने का आदेश जारी कर दिया था। इसके बाद से अल शबाब का कहर बढ़ा। उसने सोमालिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। बात करते हैं बोको हराम की। इस संगठन का उभार साल 2002 में उत्तरी नाइजीरिया में हुआ, जहां ये गुट फला फूला। उस इलाके में मुस्लिम आबादी बहुसंख्या में थी। अफ्रीका के सबसे धनी देशों में से गिने जाने वाले नाइजीरिया का ये सबसे गरीब इलाका है। इस संगठन का फाउंडर मौलवी मोहम्मद यूसुफ को बताया जाता है। गुट का मकसद है कि वो देश में शरिया कानून का निज़ाम लाए। और इसी के साथ आज का दुनियादारी भी समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।